नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 में चल रहे हैं और आपके पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 को देखेंगे। और इस पाठ में किस चीज़ के बारे में बात की गई है? जैसा कि आप मेरे पीछे चित्रों को देख रहे हैं, सिंचाई के साधनों के बारे में। लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपने इन साधनों को देखा है? आपके गांव में कैसे सिंचाई होती है? क्योंकि कहीं कहीं तो कुओं से सिंचाई होती है, नहर से होती है, नलकूप से भी होती है ना? और कहीं कहीं तो बहुत आधुनिक तरीके से भी सिंचाई की जाती है, जैसे फौहारा तकनीक या फिर टपक तकनीक, हाँ, ड्रिप सिंचाई जिसे कहते हैं हम लोग। तो आप बताइए कि आपके गांव में किस प्रकार की सिंचाई होती है और आपके गांव के लोग फसलों को उगाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं। क्योंकि बच्चों, पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल पानी बचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो जहाँ पे नहरें नहीं हैं, नदियाँ नहीं हैं, कुओं में पानी बहुत नीचे चला जाता है या नलकूप में भी पानी सूखने लगता है गर्मी के मौसम में, उस समय अन्य तरीक़ों से या सिंचाई के अन्य विकल्पों को ढूंढना पड़ता है और ये परेशानी हो जाती है कि अब सिंचाई कैसे की जाए। तो वैसे जगहों के लिए और वैसे मौसम में सिंचाई के अन्य तकनीकों का भी उपयोग अब हो रहा है और अब आधुनिक जो तकनीकें हैं वो पानी बचाने पर भी जोर दे रही हैं और पानी बचाया जाए और जितना ज़रूरत है पौधों को सिर्फ उतना ही पानी मिले और पौधे भी खराब ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को देखते हैं, सिंचाई के साधन पाठ 6 को, है ना? चलिए चलते हैं। दानिश और सारा दीपावली की छुट्टी में नाना नानी के घर गए। एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेतों की ओर चले गए। धान के हरे हरे खेतों को देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे, कुछ खेतों की ज़मीन सूखी थी। क्यों? देखिए, कारण देखिए। सारा बोली कि देखो, ये ज़मीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उग रहा है। दानिश बोला, ठीक कह रही हो। सारा बोली कि जब हम गर्मी में आए थे तब भी खेत सूखे थे, ज़मीन में दरारें पड़ रही थी। दानिश ने कहा, लेकिन अब तो कुछ भी हरा नहीं दिखता था। तब तो कुछ भी हरा नहीं दिखता था, सिर्फ कुछ पेड़ थे। यानी कि सारा और दानिश इस बात को गौर कर रहे हैं कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ बहुत ही ज़्यादा सूखा है, मतलब ज़मीन सूखी हुई है, बिल्कुल सूखी है। और यहाँ कुछ, जहाँ ज़मीन सूखी हुई है वहाँ कुछ भी नहीं उग रहा है। यानी कि जब पानी जहाँ मिलता है, पोषण जहाँ मिलेगा, पानी मिलेगा, तभी तो पौधे उगेंगे। तो चूँकि वहाँ पे बिल्कुल सूखी जगह है और वहाँ कुछ भी नहीं उग रहा है। तो चलिए देखिए, आगे देखते हैं। दानिश बोला कि देखो सारा, कुछ खेतों में तो पानी भरा है और जैसे पानी बरसा हो, क्योंकि ऐसा पानी भर गया है जैसे लग रहा है कि बहुत सारा पानी बरसा हो। ऐसा क्यों? और बाकी तो खेत जो थे वो सूखे थे। तो सारा बोली कि चलो नाना जी से पूछते हैं। दानिश बोल रहा है, नाना जी, पिछले 1-2 दिनों में तो बारिश नहीं हुई, फिर भी कुछ खेतों में पानी भरा है, जबकि कुछ खेतों की ज़मीन बिल्कुल सूखी है। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों नाना जी? लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई। तो सारा बोलती है कि सारा भी बोल रही है कि नाना जी,
खेतों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, जब ये दोनों बच्चे खेतों में उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ खेत जो हैं वहाँ पानी ही पानी है, जैसे वहाँ बारिश हुई हो, और कुछ खेत जो हैं वो बिल्कुल ही सूखे हैं, और जब खेत सूखे हैं तो वहाँ कुछ भी उपज नहीं हो रही है। और पिछले बार भी जब वो आए थे तो ऐसा ही उन्होंने देखा था। तो इसलिए वो अपने बड़े बुजुर्ग जो दादाजी हैं उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। और तब तक सारा ने पूछ ही लिया कि सिंचाई क्यों ज़रूरी होती है, आखिर सिंचाई क्यों की जाती है। क्योंकि सारा अभी छोटी है, उसे नहीं पता है कि बिना सिंचाई के तो कोई भी फसल नहीं उगेगी, है ना। देखिए आगे, नाना जी पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब नाना जी बता रहे हैं बच्चों को, और कुछ पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो कुछ पौधों को कम। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा में पानी कम जाता है तो उसे विभिन्न साधनों से सिंचाई कर पानी पहुंचाते हैं। तो नाना जी ने सारा को बताया कि ऐसा करते हैं कि जब पानी कम होता है तो हम लोग सिंचाई करते हैं। तो सारा बोल रही है धान के पौधों को इतना पानी कहाँ से मिलता है? क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों कि धान के जो पौधे होते हैं वो पानी में डूबे होते हैं, उन्हें बहुत पानी की ज़रूरत होती है, इसके बिना धान के पौधे नहीं बढ़ेंगे। तो नाना जी ने बताया कि आमतौर पर धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं और वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है जो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो हम सिंचाई के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव में इसके लिए सरकार ने कई कुएं खुदवाए हैं जिसमें मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। देखिए बच्चों, अब मोटर पंप से सिंचाई की जा रही है, लेकिन इसके पहले पुराने समय में कुओं से, है ना, कुओं से सिंचाई की जाती थी। और कुओं से कैसे पानी निकाला जाता था? वो होता था एक राहट, वो एक चक्के जैसा आकृति में, आप देखिए आगे दिखाते हैं हम लोग, और चक्के जैसी आकृति में, और वो बना रहता था, वो पानी को अंदर से जाता था, निकालता था, और उसके बाद वो खेतों में उड़ेलता जाता था। तो उस तरह से वो सिंचाई का एक व्यवस्था किया गया था। अब देखिए कुएं में ये मोटर पंप लगा है, तो मोटर पंप जो है वो पाइप जो है कुएं के निचले छोर तक, यानी कि जहाँ पर पानी है वहाँ तक पाइप को ले गया गया है, और जब मोटर चलाया जाता है तो वो मोटर पानी को ऊपर की तरफ प्रेशर से खींचता है, और उसके बाद देखिए पानी जा रहा है खेतों में। तो इस तरह से ये एक आधुनिक तकनीक था कि कुएं में मोटर लगाकर, पाइप डालकर, मोटर लगाकर कुएं से पानी को खींचा जा रहा है, और इस तरह से सिंचाई की जा रही है। तो इस तरह से सरकार ये व्यवस्था करती है कि सभी खेतों में पर्याप्त रूप से पानी मिल सके। कहीं कहीं लोग निजी रूप से भी लगवाते हैं। तो ये जो तकनीक है इससे भी सिंचाई पर्याप्त रूप से हो जाती है। बच्चों, कुछ फसलों के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ फसलों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि चावल की फसल के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। इसी तरह से हम कुछ फसलों को अलग अलग मौसम के आधार पर, और देखिए पर्याप्त पानी के कितना उसमें मिलता है, कितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सभी के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो मौसम के आधार पर हम लोग फसलों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद की फसलें। बच्चों, ये खरीफ क्या होता है? देखिए, खरीफ, रबी, जायद, इसमें कौन कौन से फसल आते हैं और कितने तरह के फसल आते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। खरीफ एक मौसम है जो भारत में जून से अक्टूबर के बीच आता है।
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब इस मौसम में ये फसलें लगाई जाती हैं और उसके बाद अंत तक तैयार हो जाती हैं। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, क्योंकि उस समय हमारे भारत में मॉनसून का आगमन हो गया रहता है। सभी हम लोग जानते हैं कि 14 जून से मॉनसून यानी कि पानी बरसने का, बरसात का मौसम शुरू हो गया होता है। तो उस समय ये खरीफ की फसल लगाई जाती है। खरीफ फसलों को मॉनसूनी फसल भी कहा जाता है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। आर्द्रता कैसे होगी बच्चों? बारिश होगी, नमी होगी, इसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। खरीफ फसलों की बुआई के समय फसलों को अधिक पानी तथा गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कौन कौन से फसल हैं याद कीजिए। ये फसल हैं चावल, ज्वार, मक्का, चाय, रबर, कॉफ़ी, ग्वार, तिल, अनाज जैसे अरहर दाल, ये और मोती, बाजरा, सोयाबीन, कपास, तिलहन, ये सारी जो फसलें हैं ये खरीफ फसलों में गिनी जाती हैं, यानी कि मॉनसूनी फसलें। मॉनसून के समय इन्हें लगाया जाता है और मॉनसून ख़त्म होते होते तक फिर इन्हें जब ये तैयार हो जाते हैं जून से अक्टूबर के बीच, तो इन्हें अंत में काट लिया जाता है। हाँ, खरीफ फसलों का ये आप चित्र देख सकते हैं। ज्वार, ग्वार, मक्की, धान, कपास जिसको नरमा भी कहते हैं, बासमती धान, मतलब हर तरह के धान है ना, हर तरह के जो चावल होते हैं, जो धान होती है, धान से हम लोग चावल निकालते हैं, तो हर तरह की धान जो है वो इस मौसम में, खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। मॉनसूनी फसलें इसे हम लोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं रबी की फसलें। रबी एक मौसम है जो भारत में अक्टूबर से अप्रैल, मतलब उसके बाद है ना, अक्टूबर से अप्रैल के बीच आता है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। और आपको याद होगा बच्चों कि अक्टूबर के बाद क्या शुरू हो जाता है? जाड़े का मौसम है ना। तो ये रबी की फसलों को सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। तो रबी फसलों की बुआई के समय फसलों को अधिक पानी तथा गर्म मौसम की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और रबी फसलों का उदाहरण है गेहूँ, जौ, सरसों, जई, चना, अलसी आदि। तो इस मौसम में इन फसलों को बोया जाता है और अंत तक फिर काट लिया जाता है अप्रैल तक। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं, चित्र देखते हैं हम लोग रबी की फसलों का। तो ये है शरदकालीन मक्का, गेहूँ, जौ, चना और गन्ना, शरदकालीन गन्ना और सरसों। क्योंकि आपने देखा होगा कि बसंत ऋतु आते आते पूरा खेत पीली सरसों से भर जाता है, यानी कि ये सरसों जो है उस समय तक तैयार होने लगता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जायद की फसलें। जायद वो मौसम है बच्चों जो भारत में मार्च से जून के बीच आता है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। और ये जायद फसलें अल्पकालीन होती हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी तैयार होती हैं, ये शीघ्रता से तैयार हो जाती हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान व आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जायद फसलों के उदाहरण जैसे चावल, कद्दू, दालें और ये सब फसल हैं। और जायद फसलें अधिकांशतः सिंचित भूमि पर उगाई जाती है, इसलिए किसान मॉनसून की प्रतीक्षा नहीं करते, यानी ये खुद से सिंचाई करके इन फसलों को उगा लेते हैं और ये फसलें जल्दी तैयार हो जाती है 1 से 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में। तो इसलिए ये जायद फसलें कहलाती है। ज़्यादातर जितनी सब्जियां हैं वो इन्हीं मौसमों में उगाते हैं। फिर उसके बाद जल्दी काटने वाली जो फसलें हैं उनको इन मौसम में उगाया जाता है। चलिए हम उनके कुछ चित्र देखते हैं। बच्चों आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये जायद फसलों के उदाहरण हैं, जैसे तरबूज, खीरा, करेला, ककड़ी और कद्दू। ये इन सभी
जो फसलें हैं ये सभी फसलें इस मौसम में उगाई जाती हैं और ये जल्दी तैयार हो जाती हैं। इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा धूप की भी आवश्यकता नहीं होती। ये वैसे मौसम में तैयार हो जाती हैं जहाँ बहुत कम भी अगर धूप है तब भी और बहुत कम पानी भी है तब भी। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अब ये बताइए कि बारिश के अलावा इन फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। जो हम लोग सिंचाई की बात कर रहे हैं कि सिंचाई करते हैं, इन तकनीकों से करते हैं, आपने कुछ चित्र भी देखे, तो सिंचाई के लिए पानी या फिर फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त हो जाता है, ये आप बताइए। चलिए देखिए मैंने क्या लिखा है। बारिश के अलावा फसलों को पानी आधुनिक तरीके से भी प्राप्त होता है, जैसे विकसित मशीनों जैसे मोटर पंप, रहट, नलकूप आदि के अलावा नदियों, तालाबों एवं कुओं से ये सिंचाई किया जाता है और फसलों को पानी प्राप्त होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ से छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं खेतों के तरफ पानी को ले जाने के लिए, और फिर जो नलकूप होते हैं मोटर पंप लगाते हैं उसमें और उससे भी पानी को सिंचाई उससे किया जाता है। तालाबों से सिंचाई, कुओं से आपने कुएं में देखा कि मोटर पंप लगाकर कुओं से भी पानी को निकाला जाता है। तो इस तरह से इन तकनीकों से, इन तरीकों से हम लोग फसलों तक पानी पहुंचाते हैं और फसलों की सिंचाई की जाती है। आगे देखते हैं। ये रहट, हम लोग अब कुछ तकनीकों को देखेंगे कि पुराने समय में और अब के समय में किस तरह से सिंचाई की जाती थी। तो इसमें सबसे पहला नाम है इस रहट का। तो रहट पारंपरिक सिंचाई का एक यंत्र है। रहट कुएं या तालाब से जल निकालने का ऐसा यंत्र है जिसमें एक रस्सी में पिरोई हुई पानी भरने की डुलचियों की माला गोलाकार चलती रहती है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि वो गोलाकार की होती है। जब बैलों या किसी मनुष्य के द्वारा रस्सी खींची जाती है तो उसके बाद ये ऊपर नीचे होती रहती हैं और इसमें पानी भरकर ऊपर आकर गिरता रहता है और उसके बाद वो छोटी छोटी नालियों के द्वारा उसमें खेतों तक पानी पहुंचता रहता है। आगे देखते हैं। ये है नलकूप। नलकूप एक ऐसी संरचना है जो जमीन के अंदर स्थित जल को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। इसे खोद कर, ड्रिल करके या बोर यानी बोरिंग करके बनाया जाता है। नलकूपों पर मशीन चलित पंप लगाकर इससे पानी निकाला जाता है। इसे पीने के काम में या सिंचाई के काम में लिया जाता है क्योंकि ये जमीन के अंदर से इससे पानी निकल रहा है। नलकूप निर्माण की विधि इस प्रकार होती है कि पहले पृथ्वी में एक बड़े नल के द्वारा अथवा अन्य साधनों द्वारा गहरा गोल छिद्र किया जाता है और इस छिद्र से उसका अनुमान किया जाए कि ऐसे कितने स्तर मिलते हैं जो जल प्लवाहित हैं और इनकी मोटाई कितनी है। नलकूप विस्तार करने की योजना में अत्यधिक विकास हुआ, यानी कि अभी तक आधुनिक तकनीकों में नलकूप का बहुत ज़्यादा उपयोग होता रहा है सिंचाई के लिए, क्योंकि जहाँ नदियाँ नहीं हैं वहाँ इसी तरह से बोरिंग करके पाइप डालकर ज़मीन के अंदर से जो भूमिगत जल है उसको निकालकर सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत प्रचलित विधि है और बहुत प्रचलित तरीका है जिससे कि लोग खेतों में पानी पहुंचाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है नहर। बच्चों, नहर एक मानव निर्मित संरचना है जो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती है और नहरें नदियों के जल को सिंचाई हेतु विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाती हैं। नहरें प्राचीन समय से बनते रहे हैं। पहले कच्ची नहर होती थी, अब तो पक्की नहर होने लगी है जिसका बहुत अच्छा उद्देश्य, बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग भी किया जाता रहा है।
नहरें प्राचीन समय से बनते आ रहे हैं। इनका उद्देश्य दो या उस अधिक जल खंडों या सरिताओं के मिलाने के लिए या फिर नदी या सरोवर से जल को भू सिंचन, जल प्रदाय तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहरों द्वारा दूर दूर तक पहुंचाना होता है। नहरें विभिन्न आकार और लंबाई की होती हैं और इनका विस्तार करने की योजना में अत्यधिक विकास हुआ है। कहने का अर्थ है कि जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो क्षेत्र पानी से वंचित हैं उन क्षेत्रों में इन्हीं नहरों द्वारा यानी नदियों की धारा को मोड़कर नहरें खोदकर उनसे वो पानी उधर पहुंचाया जाता है। और कोई नहरें तो बहुत ही लंबी हैं और कुछ नहरें जो हैं वो छोटी नहरें भी होती हैं, कच्ची नहरें होती हैं, जो गांव में आप देखते हैं कि नदियों के पानी का रुख मोड़कर और उससे एक अन्य प्रणाली निकालकर खेतों तक पहुंचाई जाती है। तो वो तो छोटी और कच्ची नहरें हैं, लेकिन बहुत जो बड़ी बड़ी नहरें हैं जहाँ कुछ योजनाएं भी उस पर चलाई जाती हैं, योजनाओं का भी निर्माण हुआ है, जैसे जल विद्युत योजना, पानी से बिजली बनाने की योजना या सिंचाई करने के लिए फिर वहाँ से और अन्य नहरें निकाली जाती हैं। इस तरह से नहरों का विकास बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि जो भी क्षेत्र पानी से जहाँ वो पानी का अभाव है वहाँ पर ये पानी वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो नहरों को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा रहा है और पानी का उपयोग किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक संरचना है बच्चों, पईन, है ना, जो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। इसे नहर से भी अलग बनाया जाता है। पईन विशेष आकार और लंबाई की होती है। इसका उद्देश्य दो या अधिक जल खंडों या सरिताओं को मिलाने के लिए या फिर नदी या सरोवर से जल को भू सिंचन, जल प्रदाय तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पईन द्वारा दूर दूर तक पहुंचाना होता है। नहरों की तरह पईन पर भी बाढ़ आने पर बहुत नुकसान होता है। तो क्योंकि इसमें भी पानी भर जाता है और ये जहाँ खेतों को डुबो देती हैं, गांव को भी डुबो देती हैं, तो जब बाढ़ आता है तो ये नुकसान का कारण भी बन जाता है। तो आपने आज ये देखा कि नहर, रहट, पईन, है ना, नलकूप, ये सारे सिंचाई के जो अन्य साधन हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आगे एक तालिका है और उसको आपको पूरा करना है कि कौन से फसलों में ज़्यादा पानी लगता है, कौन से फसलों में कम पानी लगता है। और चलिए हम उस तालिका को देखते हैं और भरते हैं कि किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है। तो जैसे देखिए, कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये धान की फसल है जो ज़्यादा पानी चाहिए इसको। और किस मौसम में बोई जाती है, वर्षा के ऋतु में। और कौन सी फसल को कम पानी चाहिए, गेहूं, और ये किस मौसम में बोई जाती है, जाड़े में। तो इसी तरह से मक्का, उड़द और ईख, इन सभी के बारे में लिखा गया है। बच्चों आप भी इन और भी जो फसलें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उसके नाम लिखिए और पता लगाइए कि यह किस मौसम में बोई जाती है और इसको कितना पानी चाहिए होता है, और क्या इसको कम पानी चाहिए होता है, या फिर ये ज़्यादा पानी वाली फसल है या कम पानी वाली फसल है, इसका भी पता कीजिए। मक्का जो वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, फिर इसको है कम पानी वाली फसल वो सरसों और मटर जो जाड़े में बोई जाती है। उड़द ये भी वर्षा ऋतु में बोई जाती है, मतलब ज़्यादा पानी चाहिए इसको। और आलू जिसमें कम पानी चाहिए और ये जाड़े में बोई जाती है। ईख जो है इसको भी ज़्यादा पानी चाहिए और ग्रीष्म ऋतु में ये बोई जाती है। फिर है टमाटर, ये कम पानी वाला फसल है और ये जाड़े में बोई जाती है। इस तरह से आप भी इस सूची को
अपने अन्य जो मनपसंद आपके फसल हैं उससे आप बदल सकते हैं। उसमें आप अपने पसंद के फसलों को रख सकते हैं और उसमें आप पता लगा सकते हैं कि इसमें पानी कम चाहिए या इसमें ज़्यादा पानी चाहिए। और मौसम का भी ध्यान रखिए बच्चों कि वो किस मौसम में उस फसल को लगाया जाता है, बोया जाता है, वो भी आपको लिखना है। तो ऐसे ही अन्य गतिविधियाँ करते रहिए और पता लगाते रहिए कि कौन सी फसल कब बोई जा रही है। बच्चों आगे हम और देखते हैं, आपके पाठ्यपुस्तक में जो अभ्यास कार्य है उसको भी करते हैं। चलिए बताइए बच्चों, आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो क्या आपके यहाँ आधुनिक तरीके से सिंचाई की जाती है या पुराने तरीके से ही सिंचाई की जाती है? बताइए कि आपके यहाँ कुएं से सिंचाई होती है, नहर से होती है कि नलकूप से होती है? सोचिए और बताइए, लिखिए, आपको लिखना भी है। चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। हमारे गांव में सिंचाई के निम्नलिखित साधन हैं, जैसे कुआं, तालाब, नदियां, नाला, नहर, नलकूप, रहट, मोटर पंप, ढेकुला आदि। ये ढेकुला भी बच्चों सिंचाई का एक साधन है, जहाँ एक आदमी खड़े होकर पैरों से ऊपर नीचे करता रहता है। वो बांस का बना होता है, लकड़ी का, और उससे पानी बाहर आता रहता है और वो गिरता रहता है। तो ये ढेकुला भी एक प्राचीन पद्धति है सिंचाई के साधनों में। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों कौन से साधन परंपरागत हैं? मतलब सिंचाई के वो कौन से साधन हैं जो परंपरागत हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो बताइए कि पुराने समय से कौन सी परंपरा चली आ रही है सिंचाई के साधन की, उसके बारे में बताइए। जैसे शुरू से ही नदियों से, तालाब, कुआं, ये सब परंपरागत स्रोत रहे हैं और यही सिंचाई के साधन रहे हैं। तो इसलिए ये जो हैं शुरू से ही इनसे सिंचाई होती आ रही है। दूसरा हम प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम लिखें। आधुनिक जो अभी उपयोग में लाई जा रही है, जिसके बारे में हमने बात भी किया कि अब पानी को थोड़ा बचाने की भी बात हो रही है, तो वो आधुनिक साधन कौन कौन से हैं? तो याद है तो आप बताइए और देखिए हमने क्या लिखा है। सिंचाई के आधुनिक साधन हैं मोटर पंप, जिसको पंपिंग सेट भी कहते हैं, बोरिंग, नलकूप, रहट, और हमने एक और बात की थी फव्वारा तकनीक की। उसके बाद एक और उससे ज़्यादा उन्नत तकनीक है टपक तकनीक, जिसको हम लोग ड्रिप सिंचाई भी कहते हैं, और रेन गन तकनीक, ये भी सबसे आधुनिक तकनीक है। बच्चों आज हम लोगों ने सिंचाई के बहुत सारे साधनों को देखा। पुराने समय से लेकर अभी तक सिंचाई के साधनों में क्या क्या बदलाव आया, कौन कौन सी तकनीक का उपयोग हुआ और कितने तरह से इससे फ़ायदा हुआ, ये भी आपने देखा। तो आप चित्र में भी देख ही रहे हैं कि सिंचाई के नए नए साधन। चलिए आज आपने अपने अभ्यास कार्य को भी किया और बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।